नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आईएएस ज्ञानेश कुमार सर को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा चुका है। 19 फरवरी 2025 से ये पद संभालने वाले हैं। वहीं 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार सर का रिटायरमेंट है, मतलब कि ऑफिस का आखिरी दिन है। जब न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कमेटी बैठी तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब कि राहुल गांधी क्यों इस अपॉइंटमेंट के खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने तक, जो कि 19 फरवरी को हियरिंग पेंडिंग है, इसमें रुकना चाहिए। इसके बावजूद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम अनाउंस कर दिया गया। तो क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम अनाउंस कर सकते हैं या फिर कोई सिलेक्शन कमेटी होती है? इसमें किसका वेटेज होता है, कौन कौन होता है इस सिलेक्शन कमेटी में? आजादी के बाद से अब तक कैसे अपॉइंटमेंट होता रहा, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है, अभी कौन सा नया एक्ट आया है और सुप्रीम कोर्ट का क्या इससे लेना देना है, आज के इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आईएएस ज्ञानेश कुमार सर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने बीटेक किया हुआ है। आईएएस ज्ञानेश कुमार सर 1988 के केरला काडर के आईएएस ऑफिसर हैं। साथ ही में जनवरी 2024 से लेकर इनके रिटायरमेंट तक ये कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री मतलब कि सहकारिता विभाग में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इससे पहले पार्लियामेंट्री अफेयर में सेक्रेटरी, साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। साथ ही साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री में भी ये ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। अपने करियर के इनिशियल टाइम में केरल में इन्होंने पीडब्ल्यूडी और फाइनेंस जैसे विभागों में भी काम कर चुके हैं। जिस वक्त ये एडिशनल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 2018 से लेकर 2021 तक, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था आर्टिकल 370 को हटाने के लिए। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल हो या फिर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सेटअप करना हो, इन सभी सेंसिटिव मुद्दों में इनकी भूमिका खास रही। जिस वक्त इनका सिलेक्शन हुआ इलेक्शन कमिश्नर के पद के लिए, उस समय भी ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि रिटायरमेंट से 2 महीने पहले 14 मार्च को इनको अपॉइंट किया गया इलेक्शन कमिश्नर के लिए। 2024 की मैं बात कर रहा हूं। 14 मार्च 2024 को अपॉइंट किया गया। 15 मार्च से ये ऑफिस आने लगे, ऑफिस इन्होंने अज्यूम किया और 16 मार्च को लोकसभा इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। और ये सब हुआ एक नए नियम के तहत, एक नया कंट्रोवर्शियल नियम के तहत। इस नियम को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 को। आर्टिकल 324 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए नियम बना सके। और जब तक ये नियम नहीं बनते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन में। आजादी से लेकर अब तक इसमें कोई भी नियम नहीं बना था और इसी बेसिस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर, जिसकी समय समय पर आलोचना भी होती रही कि रूलिंग पार्टी के नेता जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को अकेले कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। इस सिलेक्शन मेथड के खिलाफ अनूप वर्नवाल ने 2015 में एक PIL भी लगाई सुप्रीम कोर्ट में, जिसे हम अनूप वर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से भी जानते हैं। इस PIL में अनूप वर्नवाल ने एक डिमांड भी की कि एक कोलेजियम लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज चुने जाते हैं, उसी प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी चुना जाना चाहिए। इस पर कोर्ट का क्या रिएक्शन आया? पिछले साल 2 मार्च को कोर्ट की 5 बेंच की जज ने ये डिसीजन सुनाया, ये वर्डिक्ट सुनाया कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं लाती है, तब तक एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी और उस सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के CJI, साथ ही साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लार्जेस्ट पार्टी जो है पार्लियामेंट में, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो उनके लीडर, ये सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि किसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था? गवर्नमेंट लेकर आई चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2023 एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो कमेटी बनी थी सेलेक्ट करने के लिए कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, उस कमेटी से CJI मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही हटा दिया गया। इस नए नियम के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए प्रोसेस क्या होगा, पहले उसे समझ लीजिए।
तो सबसे पहले इसके अंदर एक सर्च कमेटी बनेगी जिसके चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होंगे। ये कमेटी, सर्च कमेटी जो है वो 5 कैंडिडेट के नाम निकालेगी, फाइनल करेगी और इस 5 कैंडिडेट की लिस्ट को सिलेक्शन कमेटी को भेजेगी। अब ये सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन होगा? तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, साथ ही साथ में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। कौन से यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर? ये डिसाइड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, साथ ही साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए। यहां से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को अलग कर दिया गया। सीजेआई को हटाकर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को लाने के पीछे एक तर्क दिया गया और इस तर्क को बोला गया पॉलिटिकल बैलेंस। इसी कंट्रोवर्शियल लॉ के तहत गवर्नमेंट ऑलरेडी मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार सर और सुखबीर संधू सर को ऑलरेडी अपॉइंट कर चुकी है इलेक्शन कमिश्नर, और इसी कंट्रोवर्शियल एक्ट के तहत अभी ज्ञानेश कुमार सर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट के वकील प्रशांत भूषण, उनका कहना है कि ये लेजिस्लेटिव एक्ट गवर्नमेंट को एक डोमिनेंट पोजीशन में रखता है और इस सिलेक्शन प्रोसेस में गवर्नमेंट जो है डोमिनेंट पोजीशन में होने के कारण ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को वायलेट करता है। क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर पहले कोई कमेटी बनी है? जी हां, एक कमेटी है दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म। 1990 में ये कमेटी बनी थी। साथ ही साथ में लॉ कमीशन की 255th जो रिपोर्ट है 2012 की, ये दोनों रिकमेंड करते हैं कि सीईसी मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए एक कॉलेजियम बनना चाहिए जिसके अंदर की प्राइम मिनिस्टर, सीजेआई, लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, ये होना चाहिए। दोस्तों, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इसलिए आपका भी ओपिनियन उतना ही मायने रखता है। इसलिए आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं आउटगोइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार सर के स्टेटमेंट के ऊपर। राजीव कुमार सर के स्टेटमेंट आया हमारे सामने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मेड स्कैपगोट। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बलि का बकरा बना दिया गया है? हम रेगुलर बेसिस में देखते हैं कि जब अपोजिशन पार्टी हारती है तो कभी कभी ये हमारे सामने आता है कि अपोजिशन पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट में हार का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बना देती है। इन्हीं सब बातों के पीछे राजीव कुमार सर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्कैपगोट कहा है। दूसरी बात पर उन्होंने जोर दिया है वो है एनआरआई को वोटिंग राइट्स देने के लिए फ्रॉम देयर लोकेशन। तीसरी बात जो बोली है उन्होंने वो बोली है मैंडेटरी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जिसकी वजह से एक इंसान 2 बार वोट नहीं दे पाएगा। चौथी जो बात बोली है सोशल मीडिया को लेकर, एक बड़ी बात बोली है कि सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम है वो पूरी दुनिया में इलेक्शंस पर एक सीरियस रिस्क पोज कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को इससे निपटने के लिए रास्ता देखना पड़ेगा। पांचवी बात जो है उन्होंने बोला है कि जो लॉन्ग पेंडिंग केसेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, इनके कारण डिस्ट्रस्ट बढ़ रहा है पब्लिक में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। और अंत में पूरे देश की नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ कि आने वाला उनका वर्डिक्ट क्या होता है इस सब को लेकर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।